हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास के पॉलिटिकल और इसके राजनीति विज्ञान है 10th क्लास की। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग को सारे टीचिंग एग्ज़ाम और ऐसे भी सारे एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग का कौन सा चैप्टर है, तो सबसे पहले हम लोग का चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, जो है हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम लोग आज सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे। ये चैप्टर में, ये इकाई में 2 अध्याय है। पहला सत्ता की साझेदारी, दूसरा संघवाद। अभी पहले हम लोग सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम लोग सत्ता की साझेदारी पढ़ते हैं। ये हम लोग का भारतीय संविधान है, तो प्रस्तावना है संविधान की। तो देखिए हम लोग अपने चैप्टर में आ चुके हैं, सत्ता की साझेदारी। तो चलिए इसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं, सत्ता की साझेदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों परिचय है कि हम लोग मतलब जो हम लोग का लोकतांत्रिक देश होता है वहाँ पे शक्तियों का विभाजन क्यों ज़रूरी है उसके बारे में दिया हुआ है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। तो इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं रहती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए मतलब इस जो पुस्तक में दोस्तों, ये जो बुक है उसमें पहले 3 अध्याय में क्या बताया जाएगा, तो सत्ता के बंटवारे के बारे में सोच विचार को आगे बढ़ाया जाएगा। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की, कौन कौन सी दोस्तों, बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। मतलब इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग का क्या दिया हुआ, तो बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी दी हुई है कि वहाँ क्या क्या हुआ था। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इन घटनाओं से यह समझने में मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की क्यों ज़रूरत होती है। मतलब जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें सत्ता का जो शक्ति रहता है उसको बंटवारा क्यों किया जाता है। इस चैप्टर में हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का आ गया यहाँ पे बेल्जियम और श्रीलंका। चलिए शुरू करते हैं। फिर यहाँ से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है। बेल्जियम यूरोप का एक कौन सा देश है? बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश है। यूरोप का छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है ये। कौन? बेल्जियम। इसकी सीमाएं किससे लगती है दोस्तों? फ्रांस से लगती है, नीदरलैंड से लगती है, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। किसकी? बेल्जियम की। यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59%, देश की कुल आबादी का कितना हिस्सा? 59% जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है। 59% जो हिस्सा है फ्लेमिश इलाके में रहता है, 59% आबादी, और डच बोलता है। शेष 40% लोग जो है वो क्या करते हैं? वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। 1% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? तो वो लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के, मतलब जो बेल्जियम की राजधानी है वो क्या है? वो ब्रुसेल्स है। वहाँ के 80% जो लोग हैं
वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो है वो डच बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच। अल्पसंख्यक जो है फ्रेंच लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर है। कौन लोग? फ्रेंच भाषी लोग। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। जो डच भाषा बोलते थे ना दोस्तों, जो डच भाषा बोलते थे लोग, उनको इस स्थिति से नाराज़गी थी। किस स्थिति से? जो फ्रेंच भाषी लोग बोलते थे, जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, उनको डच भाषा लोग बहुत नाराज़गी रूप से देखते थे। इसके चलते 1950 से 1960 में क्या होता था? 1950 से 1960 में फ्रेंच और किसके बीच? फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच में, देखिए यहाँ पे फ्रेंच है और यहाँ डच बोलने वालों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग बड़ी संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक मिनट मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ तब अच्छा से दिखेगा। यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इन दोनों समुदाय में टकराव तीखा रूप हो गया। और इसका तीखा रूप कहाँ देखने को मिला? तो ब्रुसेल्स में देखने को मिला। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। मतलब जो डच बोलते थे वो संख्या के हिसाब से, संख्या तो उनका ज़्यादा था, लेकिन वो समृद्धि और धन के मामले में अल्पमत और कमज़ोर थे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। अब हम लोग इसी स्थिति की तुलना जो बेल्जियम में जो दो पक्षों में, समुदायों में हम लोगों ने देखा कि टकराव हुआ, उस स्थिति के एक और देश के साथ हम लोग तुलना करते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। ठीक है दोस्तों, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है। हरियाणा की आबादी कह सकते हैं कि 2 करोड़ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। मतलब श्रीलंका की आबादी में भी बहुत सारा जाति समूह के लोग रहते हैं, यही कहने का इनका मतलब है। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिहलियों का है। मतलब ये श्रीलंका के लोग हैं, उसमें सबसे प्रमुख जो है सामाजिक समूह वो सिहलियों का है, जिनकी आबादी कितनी है? जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। ठीक है दोस्तों, सिहलियों की आबादी श्रीलंका में कितनी है? तो 74% है। अब हम लोग देखते हैं, फिर तमिलों का नंबर आता है। सिहलियों का बाद श्रीलंका में पहले सिहली आते हैं 74%, उसके बाद आते हैं तमिलों का नंबर आता है। तमिलों का कितना प्रतिशत है? तो तमिलों की कुल आबादी में, कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह है। तमिल में भी 2 समूह है, श्रीलंकाई मूल और आगे देखते हैं, श्रीलंकाई मूल और ये देखिए हम लोग का ये बेल्जियम है, बेल्जियम का इलाका, बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र। आइए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए पीला रंग है वो ब्रुसेल्स है, ये राजधानी है बेल्जियम की। और ये जो रेड है, रेड कलर से फ्रेंच भाषी लोगों का इंडिकेट किया गया है, और ये डच भाषी लोगों का पीला कलर से है, और ये जर्मन भाषी लोग जो 1% थे वो यहाँ पे है, देख सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये हैं जर्मनी के मतलब जर्मन भाषी लोग। आइए अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए, कि तमिल और हिंदुस्तानी तमिल के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का 7% हिस्सा है और सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, आइए समझते हैं फिर से कि श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का जो हिस्सा है वो 7% है, 7% है, और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। आइए अब इधर बढ़ते हैं आगे। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के जो बेल्जियम में है वो डच भाषी लोग ज़्यादा थे ना। डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था कि इससे देश बंट जाता। ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। ठीक है दोस्तों, ब्रुसेल्स पर जो है दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था। मतलब श्रीलंका में जो है वो सिंहली की आबादी बहुमत और ज़्यादा था, मतलब सिंहली आबादी बहुत ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब कि दोनों देशों में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि दोनों देशों में क्या क्या हुआ। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। ठीक है दोस्तों, 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो ये 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। कौन लोग? तो सिंहली लोग जो बहुसंख्या में थे वो क्या कर रहे थे, वो शासन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। आइए आगे देखते हैं। उन्नीस सौ छप्पन ये डेट देख लीजिएगा दोस्तों। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिलों को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। मतलब तमिलों को दरकिनार कर दिया गया दोस्तों और सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली। समझ रहे हैं दोस्तों, सिंहली अगर बहुसंख्यक में है तो उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया, जबकि तमिलों को दरकिनार कर दिया गया। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। आइए इधर देखते हैं।
एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियां और फायदे के अन्य कामों में, जैसे नौकरी है और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी हो रही है दोस्तों। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। क्या हो गया दोस्तों? यहाँ ये हम लोग का ख़त्म हुआ यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये श्रीलंका का जो मैप है वो देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ सिहली, श्रीलंकाई तमिल, भारतवंशी तमिल, मुसलमान ये लोग रहते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। जो श्रीलंकाई तमिल थे वो लोग अपनी राजनीतिक पार्टी बना लिया, ठीक है। तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। मतलब उनकी मांगों को लगातार क्या कर दिया गया? नकार दिया गया दोस्तों। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। मतलब जो है ईलम मतलब सरकार होता है, और सरकार बनाने की मांग को लेकर लोग बहुत सारा राजनीतिक पार्टी बना दिया, ठीक है। अब श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया, ठीक है दोस्तों। जो श्रीलंका में दो समुदाय थे, सिहली और तमिलों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। अब जाहिर सा बात है कि अगर आप किसी एक समुदाय को अधिक महत्व दीजिएगा तो दूसरा समुदाय वहाँ देखेगा थोड़ी, वो तो टकराव होगा ही। तो यह टकराव क्या हो गया? गृह युद्ध में परिणत हो गया। घर के बीच में लड़ाई जो होती है दोस्तों, वो गृह युद्ध समझ लीजिए होती है। तो इसका परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। अब लड़ाई होगा तो दो समुदाय के बीच होगा तो लोग लड़ेंगे तो मरेंगे ही। तो मारे जा चुके थे। उस समय क्या स्थिति रही होगी श्रीलंका की। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। अनेक जो लोग थे वो अपने मुल्क से अनेक परिवार जो है मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। सोचिए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, आपने पढ़ा है कि 10वीं के अर्थशास्त्र की पुस्तक के पहले अध्याय में क्या है? हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। क्या यहाँ दिया हुआ है कि 10वीं क्लास का जो अर्थशास्त्र का बुक है उसमें हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग बेल्जियम की समझदारी के बारे में पढ़ेंगे। बेल्जियम ने क्या समझदारी का काम किया, आइए देखते हैं। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया।
मतलब बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में तो संघर्ष दो समुदायों में चली रही थी दोस्तों। तो बेल्जियम ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला दिया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। संस्कृति और क्षेत्रीय विविधता को क्या किया? स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किया कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास न हो और मिलजुल कर रह सके। ठीक है दोस्तों, मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है। कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए इधर बॉक्स दिया होगा, उसको हम लोग देख लेंगे बाद में। अभी देखते हैं हम लोग। कोई और देश नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। मतलब जो बेल्जियम में जो है केंद्रीय सरकार, उसमें डच और फ्रेंच दोनों भाषाओं के लोग जो है मंत्री जो है उनकी संख्या क्या होगी? समान होगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई क्या करेंगे? जब दोनों भाषा के लोग समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं ले सकते हैं। मतलब दोनों का बहुमत रहेगा तभी कोई फैसला लिया जाएगा, उसके बाद अन्यथा कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। जो ब्रुसेल्स में है वो ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग को यहाँ ये ख़त्म होता है। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ हम लोग और प्रावधान है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरा स्तर भी सरकार भी काम करती है। मतलब केंद्र सरकार तो काम करती है, राज्य सरकार भी काम करती है, इसके अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। तीसरा स्तर का सरकार यानी भारत में है ना स्थानीय स्वशासन, वैसे ही यहाँ पे तीसरे स्तर की सरकार काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। आइए, इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। मतलब जो सामुदायिक सरकार है इसका चुनाव जो है एक भाषा, जैसे या तो डच या फ्रेंच, एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हैं इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं? सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम
आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। निश्चित रूप से यह जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी। पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। यह व्यवस्था क्या रही? तो सफल हुई यह व्यवस्था। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लगा, वरना गृह युद्ध की स्थिति बेल्जियम भाषा के क्षेत्र पर दो टुकड़े में बट गया होता। अब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना। ब्रुसेल्स को क्या किया? मुख्यालय चुना। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो देख लेते हैं छोटा सा बॉक्स में क्या दिया हुआ है। तो आपके कहने का मतलब है कि सत्ता में हिस्सेदारी से हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यह बात तो कुछ अजीब लगती है। ज़रा सोचने दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें वैसा कुछ दिया हुआ नहीं है। हाँ, यहाँ से अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटने की कोशिश की है। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्र की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। हाँ दोस्तों, ये तो सही बात है। अगर आप किसी के लिए अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो आप उससे उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि वो आपके लिए अच्छा व्यवहार करे। चलिए आगे देखते हैं। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में हिस्सेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। श्रीलंका में क्या किया गया? उल्टा रास्ता अपनाया गया। क्या? तो इससे पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है, तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? इसमें देखते हैं। ये देखिए, एक जर्मन गवर्नमेंट का एक गाड़ी दिख रहा है। और आइए पढ़ते हैं क्या। बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मन की एक समस्या का संकेत किया गया है। वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेसी पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही है। सन 2005 के चुनावों में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ साथ मिलकर सरकार चला सकते हैं। आइए आगे इधर पढ़ते हैं हम लोग। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? यहाँ हम लोग देखते हैं कि सत्ता की जो साझेदारी है वो क्यों जरूरी है। ठीक है, आइए। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला कौन सा तर्क है? तो सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। मतलब सत्ता का बंटवारा ठीक है, उससे मतलब टकराव होने का अंदेशा तो खत्म हो जाता है ना, टकराव नहीं हो सकता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है, इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना
तत्कालिक रूप से लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए क्या है? देश की अखंडता के लिए घातक है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम उपयुक्त और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक और समझदारी का तर्क लाभ कर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। खलील की उलझन। ये दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी। सत्ता की साझेदारी के रूप। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी आधार के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया है। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही है कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथों में रखनी चाहिए, और फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। कौन है? जनता है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आइए अब इधर देखते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। पहला, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इससे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का क्या करता है? असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। हर अंग क्या करेगा? हर अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं
के बारे में हम 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा कि हमारे देश की कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। कार्यपालिका जो है वो संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका, यहाँ देखिए, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। यहाँ क्या दिया हुआ है, तो न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है, कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका पर क्या रखती है, कानूनों पर अंकुश लगाती है। इस व्यवस्था को नियंत्रित और संतुलित की व्यवस्था भी कहते हैं। अब आइए दूसरा देखते हैं। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। ठीक है। पूरे देश के लिए बनने वाली एक ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय क्षेत्रीय की स्तर की सरकार को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें क्या कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मतलब भाषाई और सामूहिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, बेल्जियम में क्या, तो सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने की तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतांत्रिक
लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसानों और औद्योगिक मजदूरों जैसे कई संगठित हितों समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधे भागीदारी करके नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया है दोस्तों, यहाँ हम लोग का चैप्टर ख़त्म होता है। कैसा लगा दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।